हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया। ठीक है, तो पहले नंबर पे आती हैं रज़िया बेगम। एक मिनट साथियों, कलम चेंज कर लेते हैं। रज़िया बेगम, दूसरा बलबन, तीसरा कैकोबाद एवं चौथा जो था वह था कैमोज। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा का और बढ़ते हैं आगे। तो रज़िया बेगम के बारे में हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं, क्योंकि रज़िया बेगम से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका यानी पहली महिला शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो रज़िया बेगम बनी थी। इनका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक चला था, यानी टोटल 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगली बार से इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यह पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी। इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। यह ऐसी शासिका थी दोस्तों जो कि अपने दरबार में कोई भी पर्दा प्रथा यानी कि यह मुंह ढकने वाला जो पर्दा प्रथा चलता था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया था और त्याग कर दिया था। इसलिए इनको कहा गया कि पर्दा प्रथा का त्याग करने वाली ऐसी कौन सी महिला शासिका थी? तो आप कहेंगे पहली मुस्लिम महिला यह थी रज़िया बेगम। यह दरबार में कूबा यानी कोट तथा कुल्हा यानी टोपी पहनकर आती थी। कहाँ पर? दरबार में। ठीक है, रज़िया बेगम के दरबार में जलालुद्दीन याकूत नाम का एक अबिसिनियाई दास था। कौन था? अबिसिनियाई दास था, जिसका नाम जलालुद्दीन याकूत था। जलालुद्दीन याकूत को रज़िया बेगम अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर देती है। जलालुद्दीन याकूत को रज़िया बेगम अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर देती है। याकूत तथा अल्तुनिया के बीच एक विद्रोह हो जाता है। अल्तुनिया तवर हिंद का इक़्तिदार था। ठीक है, अल्तुनिया जो था यह तवर हिंद का इक़्तिदार था। तवर हिंद भटिंडा पंजाब में पड़ता था। तवर हिंद कहाँ पड़ता था? भटिंडा पंजाब में पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह में याकूत मारा जाता है। याकूत और रज़िया बेगम के बीच जो होता है युद्ध, इस युद्ध में याकूत मारा जाता है। रज़िया को अल्तुनिया भटिंडा के किले में बंदी बना लेता है। कहाँ पर बंदी बना लेता है? भटिंडा के किले में। रज़िया बेगम मौत से बचने के लिए अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। देख रहे हैं आप लोग, ये एक साजिश है, यह एक रंजिश है, आप समझिए इस बात को। अल्तुनिया से विवाह कर लेती है कौन? रज़िया बेगम। 1240 ईस्वी में कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कैथल हरियाणा में रज़िया बेगम की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र यानी बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। क्लियर है? अब बहराम शाह जो है यह शासन करेगा। यह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह मुस्लिम तुर्की शासक था। यह मुस्लिम तुर्की शासक था। इसके बाद शासन करने आता है बलबन। ठीक है, तो बलबन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, क्योंकि बलबन से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होते हैं। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा, यानी टोटल 20 वर्षों तक यह शासन करता है। और इसका मूल नाम जो था यह बहाउद्दीन था। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था, लेकिन इसको किस नाम से जाना गया इतिहास में? बलबन के नाम से जाना गया। क्लियर है? अब आगे हम लोग जानते हैं बलबन की उपाधि क्या थी। तो बलबन की उपाधि जो थी साथी, यह उलूग खां थी। क्या थी? उलूग खां थी, जो नसीरुद्दीन ने दिया था। किसने दिया था? नसीरुद्दीन ने दिया था। इसने चालीसा दल को समाप्त किया, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। चालीसा दल हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं।
जो भी भाई मेरे अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर विजिट करके पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं, और उसमें एकदम बाकायदे विधिवत ढंग से बताया गया है इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल कैसे बनाया गया था और कैसे शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की प्रथा चलवाई गई थी। कौन कौन सी? पहला सिजदा, दूसरा पैबोस, एवं जो तीसरा होता है यह होता है नवरोज। ठीक है, ये 3 प्रकार की प्रथा चलवाई गई थी। सिजदा का अर्थ होता है झुककर नमस्कार करना, पैबोस का अर्थ होता है पैरों को चूमना, एवं नवरोज का अर्थ होता है यही के पारसी प्रथा था। तो नवरोज होता है यह यही के पारसी प्रथा था, और नवरोज को चालू करने वाला कौन था? तो बलबन था। ठीक है, इसने खुद को जिल्ले इलाही कहा। इसने अपने आप को ही क्या बोला था? जिल्ले इलाही। इसका अर्थ क्या होता है? जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। क्या होता है? ईश्वर की छाया। मतलब कि बलबन अपने आप को कहता था कि हम ईश्वर की छाया हैं। ठीक है, बलबन ने 2 नए विभाग बनाए थे। बलबन ने 2 नए विभाग बनाए थे। कौन कौन से? वरीद ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज। और वरीद ए मुमालिक जो था यह एक गुप्तचर विभाग होता था जिसके अधिकारी को वरीद कहा जाता था। जिसके अधिकारी को वरीद कहा जाता था। दीवान ए अर्ज यह एक प्रकार से सैन्य विभाग होता था। क्या होता था? सैन्य विभाग होता था। यह केवल गुप्तचर को ही नगद वेतन देता था। कौन? बलबन। यह केवल गुप्तचर को ही नगद वेतन देता था। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। बलबन के समय मंगोल पर 2 बार आक्रमण हुआ था। कब कब? 1279 में, 1285 में। क्लियर है? इसके बाद आता है बलबन के समय में ही 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां विद्रोह किया। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। कैकुबाद यह बलबन का पोता था। कैकुबाद 18 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। यह दिल्ली सल्तनत का 10वां सुल्तान था। ये इम्पोर्टेंट है। और इसका यह बुगरा खां का पुत्र था, ये भी कहा जाता है। क्लियर है? अब ज़्यादा नहीं है साथियों, 1 पेज और है, आप लोग इसको गौर से पढ़ेंगे। ये सब एग्ज़ाम में आपके बड़े इम्पोर्टेंट सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसने मुइजुद्दीन कैकुबाद की उपाधि धारण की थी। यानी कैकुबाद की जो उपाधि थी क्या थी? मुइजुद्दीन कैकुबाद थी। अवसर पाकर निजामुद्दीन ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। कैकुबाद ने निजामुद्दीन से छुटकारा पाने के लिए उसे जहर देकर मरवा देता है। क्या करता है? जहर देके मरवा देता है, क्योंकि वो उसकी पूरी शक्ति अपने हाथों में कर ली थी। ठीक है, कैकुबाद ने तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बना लेता है, जिससे तुर्क सरदारों पर बुरा असर पड़ता है। तुर्क सरदार विद्रोह करने ही वाले थे कि कैकुबाद को लकवा मार देता है। जैसे ही तुर्क सरदार विद्रोह करने वाले थे, कैकुबाद को लकवा मार देता है। और लकवा मारने के बाद क्या होता है? इसके पश्चात सरदारों ने इसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन को सुल्तान घोषित कर देते हैं। यानी जो तुर्क सरदार थे वो विद्रोह करने वाले थे लेकिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसको लकवा मार देता है। लेकिन उसके 3 वर्षीय पुत्र, यानी उसके पुत्र का जो उम्र था 3 वर्ष था, उसको ये लोग सुल्तान घोषित कर देते हैं। अवसर पाकर जलालुद्दीन फिरोज शमसुद्दीन की हत्या कर देता है। शमसुद्दीन कौन? जो कि कौन था? 3 वर्षीय पुत्र था। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना कर देता है शमसुद्दीन की हत्या करके। कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज। ठीक है, नोट यहाँ हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि नोट हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन द्वितीय हुआ। कौन हुआ? शमसुद्दीन द्वितीय हुआ। शमसुद्दीन कौन था? यह 3 वर्षीय पुत्र था जिसका सुल्तान बनना तय हो गया था। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है, इसका अन्य नाम कैमूर्स भी था। किसका? शमसुद्दीन द्वितीय का अन्य नाम क्या था? कैमूर्स था। तो साथियों, हम लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को जितने भी तरीके से देखा है, जितने लोगों ने देखा है अच्छा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर इसमें कोई भी कमियां हैं, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे अपने ही समय पर नए जोश नए उमंग के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।